हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी मैं क्लास 9 का जो नया सिलेबस आया है, क्योंकि सारी बुक आपको पता है चेंज हो गई है। तो क्लास 9 का जो नया सिलेबस है, जो नई बुक है क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी मैं आज। और इस चैनल पे आपको क्लास 9 का साइंस भी मिलेगा और मैथ्स भी मिलेगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर 1। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मैं आपको आसानी से समझाऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और आप इस चैप्टर का चाहो तो इस जो मैं नोट्स आगे कराऊंगी, मतलब जो नोट्स आगे मैंने लिख रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। और मुझे भी बताना कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ाऊं, जो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो पढ़ाऊं, या फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये जो नया चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर का नाम है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है। अभी तक जो हम साइंस पढ़ रहे थे, जो क्लास 8 तक आप साइंस पढ़ रहे थे, वो प्राइमरी लेवल की साइंस थी। अब जो आपकी साइंस आई है वो सेकेंडरी लेवल की साइंस आई है। बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में यही है कि साइंस क्या है, साइंस को कैसे हम समझते हैं, साइंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के बारे में अगर हम देखें तो मोटा मोटी तौर पर अगर आप बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इस चैप्टर में ओवरऑल साइंस के बारे में ही है कि साइंस क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे हमको जागरूक बनाता है, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इन्हीं सब चीजों के बारे में है। ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक का नाम है साइंस एज एक्सप्लोरेशन। इसमें देखो लिखा हुआ है कि साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, कि साइंस एक प्रक्रिया है जिसमें हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, हम नई नई डिस्कवरी करते हैं, नई नई खोज करते हैं। फिर देखो कह रहा है कि इट बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, कि हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना। जैसे मान लो वो न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि जो सेब गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा। उनके मन में एक सवाल आया, फिर उन्हें ऑब्जर्व करा, फिर उन्होंने उस पर रिसर्च करी। तो साइंस स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आपका क्यूरियस माइंड होता है, आप कुछ जानना चाहते हो, उत्सुक होते हो, तो वहीं से साइंस क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें चीजें समझ में आती हैं। हम उसका नेचर समझते हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी समझते हैं। और कह रहा है कि साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है कि जो चीज फैक्ट्स है वही साइंस है। साइंस उसके बारे में भी है कि बट अबाउट हाउ वी नो थिंग्स, कि हमें चीजों के बारे में पता कैसे चला, हम चीजों के बारे में और कैसे जान सकते हैं। तो साइंस इन सभी चीजों के बारे में है। तो देखो कितना आसान है, आपको बहुत ही आराम से सब कुछ समझ में आएगा। फिर जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स इन साइंस। अब देखो मॉडल्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ये हमारे अर्थ का मॉडल है। ये हमारा हार्ट का डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये हमारे हार्ट का मॉडल है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा जो हार्ट है, जो मेरा और आपका दिल है, वो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो हमारी धरती है, आप खुद सोचो, धरती कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं नदियां हैं, कहीं झील है। तो धरती प्रॉपर ये स्फीयर नहीं है ना, लेकिन ग्लोब कैसा होता है, प्रॉपर एक स्फीयर होता है। तो मॉडल मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि हमको चीजों को समझने में हमारी हेल्प करता है। वो एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारी धरती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्फीयर है, लेकिन इसके जैसी है। अब एग्जैक्ट नहीं है, इसकी जैसी, तो क्या ये कह सकते हैं कि मॉडल गलत होता है? नहीं, मॉडल गलत नहीं होता है। जो मॉडल होता है वो हमें चीजों को आसान तरीके से, बेहतर तरीके से समझने में हमारी हेल्प करता है। देखो लिखा हुआ है द नेचुरल वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो साइंटिस्ट यूज मॉडल, की जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो चीजों को हम आसानी तरीके से समझ सके। अब बताओ अगर हार्ट का डायग्राम नहीं होता, हार्ट का मॉडल नहीं होता, तो क्या मैंने, आपने, सब लोगों ने, क्या सबने हार्ट देखे? रियल में नहीं देखे ना, बट क्योंकि हमने डायग्राम देखा है तो हमको चीजें आसानी से समझ में आती हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो मॉडल्स होता है, मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल सिस्टम। जैसे एग्जांपल में फिजिक्स, अ मूविंग कार ट्रीटेड एज अ पॉइंट। और ये आपका क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है कि जो फिजिक्स है उसमें हम, जिस मान लो मैंने एक लाइन बनाई और मैंने बोला कि इसका मतलब कि कार मूव कर रही है, तो मैंने एक लाइन के फॉर्म से उसको लाइन के माध्यम से मैंने रिप्रेजेंट किया कि कार मूव कर रही है। एक कार है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ चीजों को। केमिस्ट्री में कह रहा है कि जो एटम्स होता है उसको हम स्फीयर के फॉर्म में शो करते हैं, बट एग्जैक्ट एटम ऐसा तो होता नहीं है। बायोलॉजी में जो सेल्स होता है तो सेल का डायग्राम होता है। ठीक है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि सेल का एक डायग्राम होता है जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे लिक्विड्स होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये मॉडल है। एग्जैक्ट सेल ऐसा तो नहीं होता होगा ना, सेम वैसे हमारा जो डायग्राम, हमारा जो हार्ट है, जो हमारी आंखें हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारी लिवर्स हैं, तो ये सब एक मॉडल है जिसको देखकर
हम चीज़ों को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वैसे कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ वो दिखाते हैं स्मूथ स्फेयर, बट एक्चुअली हमारा अर्थ तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें कह रहा है कि जो मॉडल है उससे हम चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर कि मॉडल इन्वॉल्व्स assumptions, कि मॉडल के अंदर assumptions होते हैं, इग्नोरिंग सम डिटेल्स, कुछ चीज़ों को हमको नज़रअंदाज करना पड़ता है साइंस में। और सिर्फ साइंस में नहीं, हमारी आपकी ज़िंदगी में हम क्या बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, हमें चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर हमको हमारे गोल तक जाना है, हमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीव करना है, तो छोटी मोटी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। वैसे साइंस में भी करना पड़ता है, जो लिखा हुआ है कि दिस इज डन टू मेक अंडरस्टैंडिंग ईजियर, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, हमको इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ता है और छोटी मोटी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। मॉडल्स आर नॉट मिस्टेक्स, मॉडल मिस्टेक्स नहीं होती हैं, दे आर यूजफुल सिंप्लीफिकेशंस, वो बहुत ही यूजफुल होता है, चीज़ों को आसान तरीके से समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो वही है, कार है, कार को दिखा दिया है लाइन के माध्यम से, ये कार मूव कर रही है, बट वही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो चीज़ों को समझाना बहुत क्या होता, मुश्किल हो जाता। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि ये आपका एग्जांपल 1.1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अ क्रिकेट शॉट। ठीक है, एक क्रिकेटर है जो कि एक बॉल को अपने बल्ले से घुमाकर बहुत तेज से मारता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम ये समझेंगे कि हम किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और किन चीज़ों पे मेन हमारा फोकस जाता है। अब जैसे देखो एक क्रिकेटर है, इसने अपने बल्ले से बॉल को मारा, ठीक है, शॉट लगाया। कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि थिंक ऑफ अ क्रिकेटर बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, कि यू वांट टू मेक सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, what would you ignore। कह रहा है कि ये क्रिकेटर है, इसने अपने बल्ले से बॉल को मारा है, अब मुझे बताओ कि आपको एक मॉडल बनाना है तो आप किन चीज़ों को ध्यान दोगे, किन चीज़ों को इग्नोर करोगे। तो अब मुझे बताओ, आप स्टेडियम में बैठे हुए हो, ठीक है, आपके सामने क्रिकेटर है जिसने बहुत तेज बल्ला घुमाया और अपने बॉल को मार दिया, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे ना कि जो बॉल है क्या टप्पा खा कर गई है, या फिर बॉल सीधे आपके स्टेडियम में आ गई है, 6 है या फिर 4 है, या फिर आप ये देखोगे अच्छा इसका बॉल कौन सी कलर का है, अच्छा बैट कौन सी कलर का है, अच्छा ये ब्रांड कौन सा है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे क्योंकि हमारा वहाँ पे मकसद ये नहीं है, हम स्टेडियम में गए हैं, हम क्रिकेट देख रहे हैं, हम क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि 6 गया है, 4 गया है, किस स्पीड से आया है, क्या डायरेक्शन था, क्या फोर्स था, हम इन सब चीज़ों पे क्या देंगे, ध्यान देंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि बॉल का कलर क्या है, बैट का कलर क्या है, बॉल, ये सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। वैसे की एक्टिविटी भी दी गई थी कि आपकी बुक में ये एक्टिविटी है कि आपको साइकिल से आप जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, और आपको बोला जाए एक मॉडल बनाओ, तो आपको ये बताना है कि रास्ते जब आप स्कूल से अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी सब कुछ, तो क्या आप हर एक चीज़ बताओगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उन्हें आप क्या करोगे, उस मॉडल में बनाओगे। कुछ चीज़ें हम क्या कर देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको हमारे उद्देश्य पे, हमको हमारे मकसद पे पहुंचना पड़ता है। तो देखो भाई लिखा हुआ है, फर्स्ट वी आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री, पहले हम ये देखेंगे कि क्या बॉल ने बाउंड्री क्रॉस करी विदाउट टचिंग द ग्राउंड और नॉट। अगर ग्राउंड को टच करके बाउंड्री पार करा है तो 4 गया, अगर डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस कर दी इसका मतलब 6 गया है, हमें ये देखना पड़ता है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू इंक्लूड, क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे मास ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, डायरेक्शन इन विच द बॉल इज हिट। हम इग्नोर क्या चीजें करेंगे, हम करेंगे ब्रांड ऑफ द बैट, कि बैट का कौन सा ब्रांड है, कलर ऑफ द बॉल, हम ये थोड़ी देखेंगे लाल कलर की बॉल थी, सफेद कलर की बॉल थी, हम देखेंगे बॉल छक्का गई कि बॉल चौका गया, कहाँ गया। अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड, क्या आप ये देखोगे कि जो स्टेडियम में जो ग्रास है वो ज्यादा है, कम है, अरे यहाँ तो घास कम है, यहाँ तो जो घास है वो पीली है। हम इन सब चीजों क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, ये साइंस आपको बताता है। ठीक है, अब देखो और कह रहा है कि साइंटिफिक लैंग्वेज, मैं आप बहुत सारे लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अच्छी तरीके से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। जैसे मान लो कि जो मेरे वहाँ किलोग्राम का मतलब होता है वही आपके वहाँ भी किलोग्राम का मतलब होता है। अगर मेरे वहाँ किलोग्राम का मतलब कुछ और होता, आपके वहाँ किलोग्राम का मतलब कुछ और होता, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती ना, हम पता ही नहीं कर पाते एग्जैक्टली ये आलू कितना है, हमको गिनना पड़ता आलू, 4 आलू, आप गिनते 5 आलू, बट सारे आलू एक शेप के तो होते नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती। इसलिए
साइंटिफिक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। ये सिंबल्स होता है, m का मतलब मास होता है, v का मतलब वेलोसिटी होता है, f का मतलब फोर्स होता है, कुछ यूनिट्स होते हैं मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये सारे यूनिट्स होते हैं। ये हमको हेल्प करते हैं ताकि हम आसान तरीके से कम्युनिकेट कर सकें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। जो हमारे वहाँ किलोग्राम का मतलब है वही हर जगह, दिल्ली, मुंबई, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, हर जगह किलोग्राम का मतलब क्या होता है, वही होता है, जिसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। मैथमेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको रट लेना है, आपको रट्टा लगा लेना है, सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करने के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस हमको हमारी जिंदगी में पड़ती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन का। इसमें क्या था, इसमें एक प्लेन थी, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा हुआ है। तो एक प्लेन थी, उस प्लेन में क्या था, उस प्लेन की जो रिक्वायरमेंट थी वो 22,300 किलोग्राम फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, 22,300 किलोग्राम। लेकिन जो ग्राउंड क्रू था थोड़ा सा समझने में गलती कर गया और 22,300 किलोग्राम की जगह 22,300 पाउंड समझ गया, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसके चलते क्या हुआ, जब प्लेन उड़ान भरी तो उसने देखा कि उसके पास तो 15,000 फ्यूल का शॉर्टेज है। जिसके चलते वो तो अच्छी बात है कि कोई मतलब मिस हैपनिंग नहीं हुई थी, कुछ ऐसा प्लेन क्रैश वगैरह नहीं करा, लेकिन थोड़ा सा प्लेन डैमेज हो गया था, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। तो सोचो 1 किलोग्राम और पाउंड के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए साइंटिफिक क्या होती है, लैंग्वेज होती है, और साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सबको जानना चाहिए। किलोग्राम, पाउंड, मीटर। अब मैं बोलूं कि मेरा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, आप 100 मीटर की जगह 100 किलोमीटर की दूरी मान लो, तो क्या आप मेरे घर पे कभी पहुंच सकते हो, कभी नहीं पहुंच सकते। तो साइंस में इसीलिए जो चीजें होती हैं, जो यूनिट्स होता है, जो सिंबल होता है, उसका बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ है कि एयरक्राफ्ट रन आउट ऑफ फ्यूल ड्यू टू यूनिट कंफ्यूजन पाउंड्स वर्सेस केजी, कि वो पाउंड्स वर्सेस केजी में कंफ्यूज नहीं हो गए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया उनका, जिसके चलते क्या हो गया, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लेसन इससे हम सीख क्या मिलती है, ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स टू अवॉइड एरर्स। एरर्स को अगर अवॉइड करना है तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स को हमें यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। लॉ क्या होता है साइंस में, थ्योरीज किसे कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होता है। अब देखो जैसे ये सोच रही है वैसे आप भी सोच रहे होंगे। तो देखो होता क्या है, लॉ का मतलब होता है टेल्स व्हाट हैपेंस। लॉ का मतलब होता है क्या हुआ। लॉ हमको वो बताते हैं, जैसे मोशंस लॉ होता है ना, न्यूटन्स के लॉ होते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम आगे पढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, बट हम उन सबको इग्नोर करते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास में, मतलब हम जब आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं अच्छे समझाऊंगी कि ये न्यूटन्स का लॉ वगैरह क्या है। फिलहाल के लिए लॉ क्या बताता है आपको, टेल व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये कौन बताता है, लॉ बताता है। ऐसा क्यों हुआ, डज नॉट टेल व्हाई, रीजन नहीं बताता, लेकिन जो हो रहा है वो बताता है, उसको हम लॉ कहते हैं। और थ्योरी का मतलब क्या होता है, टेल्स व्हाई इट हैपेंड। थ्योरी क्या बताती है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर रिसर्च करते हैं। जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी समय के साथ क्या होती है, चेंज भी हो जाती है। जैसे मान लो अभी डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी, मतलब अभी जो 9th क्लास का लास्ट ईयर का सिलेबस था उसमें भी समझा रखा था। अभी हम समझेंगे, जब हम एटम का स्ट्रक्चर समझेंगे तो हम समझेंगे कि डेल्टन्स की थ्योरी होती है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते हैं, और हो सकता है समय के साथ उनकी थ्योरी को गलत बता दिया जाए और एक नई थ्योरी सामने आए। तो क्योंकि जो थ्योरी होती है वो ये बताती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो कभी कभार ऐसा नहीं कि साइंस हमेशा, जो साइंटिस्ट होते हैं हमेशा सही होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिर वो अपनी अलग थ्योरी देते हैं, फिर तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिर अपनी वो अलग थ्योरी देती है। इस तरह से थ्योरी होती है जो कि प्रूफ पे बेस्ड होती है। और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है बेसिक रूल और आइडिया यूज टू अंडरस्टैंड, कि बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे हम चीजों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब होता है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेडिक्शन का साइंस में, सॉरी।
प्रेडिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो प्रेडिक्शन क्या होता है, हम साइंस की वजह से ही प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, इन सब को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमें किसी न किसी एक डिसीजन में पहुंचते हैं, एक निर्णय पहुंचते हैं, कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मौसम का ही देख लो, अब बताओ जैसे अब समय बहुत एडवांस हो गया है, तो क्या होता है कि अगर आंधी तूफान आने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो आपके फोन में पहले ही आ जाता है कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, अटेंशन रहना है, मौसम ऐसे होने वाला है। अब जैसे देखो आज गर्मी है, कल कितनी गर्मी होगी, परसों कितनी गर्मी होगी, हम ये सब कुछ भी तो देखते हैं ना। तो ये सब क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है। ये साइंस के वजह से ही प्रेडिक्शन हम कर पाते हैं। बट प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं रहती, कभी कभी प्रेडिक्शन फेल भी हो जाती है। तो क्या प्रेडिक्शन अगर फेल हो गई तो हम ये समझें साइंस तो गलत प्रेडिक्शन करता है, साइंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रेडिक्शन अगर फेल हो जाता है तो हम उससे ये सीख सकते हैं कि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट करें, ताकि थोड़ी गलती की गुंजाइश क्या हो, कम हो। तो प्रेडिक्शन क्या है कि प्रेडिक्शंस आर नॉट गेस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉजिक। ठीक है, हम प्रिडिक्शन चीज़ों को करते हैं, लॉजिक पे बेस्ड होता है, कुछ एविडेंस बेस्ड होता है, कुछ पास्ट फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। तो ये होता है प्रिडिक्शन, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी। और कभी कभी प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, जैसे कि बोला गया कि बारिश होने वाली है, लेकिन जो वेदर होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, प्रेशर पे डिपेंड होता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होता है, विंड पे डिपेंड होता है। और छोटी मोटी चेंजेस भी अगर हो गए तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जो फोरकास्ट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो फोरकास्ट होते हैं, जो भविष्यवाणी होती है, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है चेकिंग क्लेम्स एक्लिप्स एग्जाम्पल। अब देखो जैसे होता है ना, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो लोग कहते हैं कि जो खाना होता है ना, खाने को नहीं खाना चाहिए, खाना खराब हो गया है, ग्रहण में बैठे रहो, कोई काम मत करो। अगर कोई कहता है अगर कोई इंसान प्रेग्नेंट है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जगते रहो, सोना नहीं है। कई सारे क्या होते हैं, अलग अलग जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, बट आपको जो साइंस होता है सीधे सीधे क्लेम को नहीं मान लेता है। ये सोशल मीडिया पे कई सारे क्या होते रहते हैं, क्लेम होते रहते हैं, बट सारे क्लेम सही तो नहीं होते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम को मानने के बजाय आपको सवाल पूछना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर इन ग्रहण की वजह से खाना खराब होता है तो क्या कोई फिजिकल केमिकल चेंज होता है? तो इसका जवाब है नहीं होता है। तो फिर आप पूछो क्या टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होता है? क्योंकि हमको पता है टेम्परेचर के बदलने से खाना खराब हो सकता है। तो क्या इस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब ग्रहण के टाइम पे क्या कुछ टेम्परेचर में चेंज हुआ था? तो नहीं। अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल चेंज नहीं है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है, तो खाना खराब कैसे हो सकता है? तो वही कह रहा है कि जो साइंस होता है, जो क्लेम होता है, सारे क्लेम सही नहीं होते हैं। क्लेम इज नॉट साइंटिफिकली सपोर्टेड। क्लेम को साइंटिफिकली सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो खाना है और ये रोक रही है कि नहीं बिल्कुल खाना नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी ग्रहण की वजह से क्या हो गया, खाना तुम्हारा खराब हो गया है। अब देखो एक न्यूमेरिकल आता है, एक एग्जांपल है आपका, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। कि एक एस्टिमेट लगाना है कि आप पूरे दिन में कितना लीटर ऑफ जो एयर है वो ब्रीथ करते हो। बट उसको एस्टिमेट लगाने से पहले देखो, अच्छा पहले तो बताओ एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। एस्टिमेट का मतलब एग्जैक्ट नंबर का आंसर नहीं होता है। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो हम साइंस के बदौलत हम आसपास चीज़ों का अनुमान लगाकर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कह रहा है कि ये तो हम लगाएंगे कि हम कितने लीटर्स एयर जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं पर डे में, लेकिन हमको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट बाई एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट, कि हम एक मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ, और जो वन ब्रीथ का वॉल्यूम है वो कितना है। योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर। कह रहा है ना कि आपका मकसद एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना नहीं है, आपका मतलब है कि एक रीजनेबल एस्टिमेट तक, एक थोड़े पास के अनुमान तक आपको पहुंचना है। तो बहुत सिंपल है, जो कैसे करेंगे कि हम एक मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं। टोटल मिनट कितना होता है पूरे दिन में? अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 × 24 तो 1440 मिनट पूरे दिन में होता है। टोटल ब्रीथ इन वन डे, हम एक दिन में कितना सांस लेते हैं? तो 18 से 22 बार हम सांस लेते हैं। और अगर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। हम ये मानते हैं कि हम 3 बलून पर मिनट फुला रहे हैं, ठीक है। और जो पार्टी बलून होता है तो उसमें क्या होता है कि एक बलून में लगभग 2 लीटर जो एयर होता है वो हम उसमें इनहेल कर सकते हैं। और दिन में कितने मिनट्स होते हैं? 1440 मिनट। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8640 लीटर, जो कि 10,000 एस्टिमेट के करीब है। ये एक एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट क्या है कि 10,000 लीटर एयर हम दिन में इनहेल करते हैं, ये वॉल्यूम है। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट 10,000 तो नहीं आया, लेकिन हम
हम 10,000 के कहाँ आ गए हैं, 10,000 के बेहद हम कहाँ आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या देखते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब देखो अभी आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, फिर आप 10th क्लास में जाओगे, फिर जब आप 11th 12th में जाओगे तो हो सकता है आप हो सकता है कि आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है ना। आप पीसीएम चूज करोगे, आप पीसीबी चूज करोगे, आप कॉमर्स चूज करोगे, आप आर्ट्स चूज करोगे, आप क्या चूज करते हो। तो बाद में क्या होता है, 10th के बाद जो आपकी साइंस होती है वो बढ़ जाती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, पीसीएम हो जाता है, पीसीबी हो जाता है। तो वही कह रहा है कि आफ्टर 10 grade 10 science divided into branches like physics, chemistry, biology and earth science to make learning easier and मोर ऑर्गेनाइज, ताकि आप अच्छी तरीके से डीपली उस सब्जेक्ट्स को पढ़ सको। हाउएवर इन रियलिटी द नेचुरल वर्ल्ड हैज नो सच डिवीजन, कि हमारे नॉर्मल जिंदगी में, हमारे नेचुरल वर्ल्ड में ऐसा कुछ डिवीजन नहीं होता है। ये डिवीजन इसलिए है ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, और ये जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दीज ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 10th क्लास के बाद साइंस ना चूज करो, तो क्या मतलब आपकी जिंदगी साइंस चला गया? नहीं, आपको जिंदगी बेहतर ढंग से जीने के लिए, आपको चीजों को समझने के लिए, आपके आसपास क्या चल रहा है ये सब कुछ जानने के लिए साइंस आपकी जिंदगी में जिंदगी भर लगा रहेगा, आप इससे हट नहीं सकते। तो देखो वही लिखा हुआ है कि इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10, साइंटिफिक थिंकिंग विल स्टिल बी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक थिंकिंग तभी भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिंदगी में कुछ भी करो, आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने के लिए साइंस हमेशा और हमेशा आपके साथ रहता है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। आप मुझे बताना कि आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट तो नहीं रह गया। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आपको नेक्स्ट वीडियोस इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे चाहिए, या फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर सेल पढ़ना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत नया है, पहली बार आया है, तो लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।